So in the measurable abiotic factors, we first discuss about temperature. So you can follow the NCERT, that is page number 221. Temperature is the most ecological relevant environmental factors. Most ecologically relevant environmental factor. This is a line written in the NCERT. Most ecologically relevant environmental factors. तो टेम्परेचर का इकोलॉजी के साथ, एनवायरमेंट के साथ बहुत गहरा रिश्ता है. So very much associated with the environment. So it is most relevant environmental factors. और जो एवरेज टेम्परेचर होता है ऑन लैंड, दैट वेरी सीजनली. एक टाइप का टेम्परेचर पूरे साल भर में नहीं रहता है. वो सीजन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरिएशंस होती है और उसका एक एवरेज टेम्परेचर हर सीजन में होता है. सो द एवरेज टेम्परेचर वेरीज सीजनली. सपोज मान लो कि समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें वेरी करता है. कहीं समर सीजन में वेरी हाई टेम्परेचर इज देयर, विंटर में लो टेम्परेचर इज देयर. सो वो सीजन के साथ वेरी करता है एंड ऑल्सो लैटिट्यूड के साथ, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड के साथ भी टेम्परेचर वेरी करता है. ऐसे तो कुछ जगह में जीरो से भी कम हो जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा. जैसे पोलर एरिया में सब जीरो लेवल, जो सब जीरो वर्ड इज गिवन इन एनसीईआरटी, सब जीरो लेवल मतलब बिलो माइनस, सॉरी बिलो जीरो, दैट इज इन माइनस. सो -5, -6, -7 पोलर रीजन में तो माइनस में टेम्परेचर होता है. सो सब जीरो, कुछ जगह में वो सब जीरो लेवल भी होता है और कुछ जगह में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है डेजर्ट में. ओके, एंड द टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. सो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है प्रोग्रेसिवली. कहां पर डिक्रीज होती है? फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, फ्रॉम बेस ऑफ द माउंटेन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, फ्रॉम इक्वेटर towards the pole and from plains, plain area से, from plains to the mountain tops. From plains to the mountain tops. प्लेन एरिया से माउंटेन टॉप एरिया तक एंड इक्वेटर से पोल तक जब हम मूव करेंगे तो टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होगा. और जो रेंज होता है टेम्परेचर का, जो रेंज होता है फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज एंड हाई अल्टीट्यूड्स to more than 50 degrees centigrade in tropical deserts in summer. तो इसका मतलब टेम्परेचर का रेंज भी वेरी होता है. सब जीरो लेवल पोलर एरिया, पोल एरिया या हिमालय के जो हाई अल्टीट्यूड को अगर हम जाएंगे तो वहां पर भी माइनस में टेम्परेचर आएगा. सो दैट इज कॉल्ड सब जीरो लेवल. सो रेंजेस होता है सब जीरो लेवल से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है जो कि डेजर्ट में होते हैं. समर सीजन में डेजर्ट में 50 डिग्री, जो गल्फ कंट्रीज होते हैं उसमें भी वहां पर
50 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है। सो राइट द नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर तो वेरी होता है सीजनली। सो ये पॉइंट हो गया। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल, इट रेंजेस सब जीरो लेवल, सब जीरो लेवल, सब जीरो लेवल मतलब है माइनस में, इन पोलर एरिया एंड हाई अल्टीट्यूड्स, यहां से लेके ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर जाता है इसका रेंज, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सब जीरो लेवल से लेके ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर, in tropical deserts in summer season. Okay, तो ये है रेंज ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन अर्थ। और कुछ ऐसे खास एरिया है यूनिक हैबिटेट से, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग से, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट से, तो वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक हैबिटेट होता है जैसे कि थर्मल स्प्रिंग से या फिर हाइड्रोथर्मल डीप सी में जो हाइड्रोथर्मल वेंट से, वहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री को भी एक्सीड हो जाता है। यूनिक हैबिटेट्स, सो यूनिक हैबिटेट से यूनिक हैबिटेट्स क्या होता है? थर्मल स्प्रिंग्स होता है, थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये दोनों यूनिक हैबिटेट है। जो यूनिक हैबिटेट है इसमें टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है दैट एक्सीड्स, एवरेज टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर वहां पर होती है। ओके, सो geographical distribution of many plants and animals, geographical distribution of many plants and animals is governed by temperature or controlled by temperature. governed by temperature. So geographical distribution of plants and animals, इसका मतलब क्या है? इस मतलब बायोजियोग्राफी। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ की सरफेस के ऊपर हुआ है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट सुटेड टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो पर्टिकुलर प्लांट्स ग्रो इन द पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि उसका उस टाइप का अडेप्टेशन है, तो वो कंट्रोल करता है, गवर्न करता है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर रेगुलेट करता है कि कौन सा प्लांट किस एरिया में रहेगा। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल देंगे, आप वही 221 का लास्ट पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइन्स देख लीजिए।
mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest. Tuna fishes are rarely caught beyond ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन ओशन। 3 एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया है कि मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज। सो मैंगो ट्री एक ट्रॉपिकल प्लांट है, उसका जो कैरेक्टर है, जो वेस्ट फिटेड होता है एनवायरमेंट को, जो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन टेम्परेट कंट्री में बहुत लो टेम्परेचर होता है उस, सो वहाँ पर मैंगो ट्री कैनॉट सर्वाइव। जैसे स्नो लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड तो पोलर रीजन में होती है, हिमालयन रीजन में होती है, उसका अगर हम केरला ले आएंगे तो वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए प्लांट्स एनिमल्स जो धरती पर व अर्थ सरफेस में रहते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनका क्या कैरेक्टर से कितना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसका मतलब है पर्टिकुलर स्पेसिस या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस और इन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज। अगर हम एग्जाम्पल्स देंगे, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है, नंबर 1 मैंगो ट्रीज, जो आम का पेड़ होता है, मैंगो ट्रीज, ओके, डू नॉट एंड कैनॉट grow in temperate countries. Do not and cannot grow in temperate countries. Do not and cannot grow नहीं करता है और ग्रो नहीं कर सकता है। Do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. It is a tropical plant. Mango tree is a tropical plant, only grow in tropical area. Snow leopards are not found in Kerala forests. Snow leopards are not found in Kerala forest. So Kerala is a South Indian country, sorry South Indian state. So वहाँ पर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, हाई रेनफॉल होता है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर है। सो स्नो लियोपार्ड जो हिमालयन रीजन में रहता है वो केरला फॉरेस्ट में ग्रो नहीं कर पाता है या फिर वहाँ पर जी नहीं सकता है। ट्यूना फिश are rarely caught beyond. ट्यूना फिश एक टाइप का ये फिशेस है। सो ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड, ट्यूना फिश आर रेयरली caught beyond tropical latitudes in the ocean. Caught beyond tropical latitudes in the ocean. तो इसका मतलब है ट्यूना फिश एक ट्रॉपिकल फिश है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन ओशन दिखाई देता है। तो बियॉन्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इट इज रेयरली फाउंड। सो ट्रॉपिकल के बाद तो टेम्परेट आएगा ना, तो टेम्परेट में इतना टूना फिश नहीं होते हैं। तो ट्रॉपिकल जब खत्म होकर टेम्परेट शुरू हो रहा है वहीं पर आसपास कुछ है, लेकिन ज्यादा टेम्परेट रीजन में टूना फिशेस आर नॉट फाउंड। सो टूना फिशेस पर्टिकुलरली फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन।
सो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है। जो टेम्परेचर का एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, टेम्परेचर इज द एनवायरमेंटल फैक्टर, यू नो दैट। तो इसका इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। तो ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स है वो अडेप्ट करता है डिफरेंट टेम्परेचर को। सो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ऑर्गेनिज्म के ऊपर? सो टेम्परेचर has effects, a direct effect on the metabolism of the organism. Temperature has a direct effect on metabolism of organism. So now we'll study what is the effect of temperature on the organisms. So we are studying the temperature as the major abiding factor. So what is the effect of temperature on the living organisms? So temperature has a direct effect on the living organisms. Temperature has direct effect on the metabolism of the organism or the kinetics of the organisms. Direct effect, the kinetics of enzymes, direct effect on the kinetics of enzymes and through it the basal metabolism. Direct effect on kinetics of enzymes. ये जो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स के द्वारा ये बेसल मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। तो टेम्परेचर काइनेटिक ऑफ एंजाइम को कंट्रोल करता है एंड थ्रू एंजाइम्स इट इन्फ्लुएंसेस बेसल मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। So through enzymes it मतलब टेम्परेचर influences basal metabolism, बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो एंजाइम के थ्रू में कंट्रोल करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है। एंजाइम एंड ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। बेसल मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस of organisms। बहुत सारे फंक्शन को भी ये कंट्रोल करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। So organisms are living in the different zones, different climatic zones. Some organisms living in the tropical zone, some in the subtropical, some in the temperate, some in the alpine zone or tundra zone or arctic zone. So the organisms living in the zones, different zones, are given different names. Organisms living in different climatic zones are called, number 1, जो ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिकल जोन में ग्रो करता है उसको बोलते हैं मेगाथर्म्स। मेगाथर्म्स उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ग्रो इन ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल रीजन, और जो ऑर्गेनिज्म सब ट्रॉपिकल में ग्रो करता है उसको बोलते हैं मेसोथर्म्स. सो मेसोथर्म्स ग्रो इन सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिकल रीजन. और जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है टेम्परेट जोन में उसको बोलते हैं माइक्रोथर्म्स. माइक्रोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स ग्रो इन टेम्परेट रीजन. और जो आर्कटिक रीजन में ग्रो करता है ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं हेकिस्टोथर्म्स. सो हेकिस्टोथर्म्स ग्रो इन आर्कटिक रीजन. हेकिस्टोथर्म्स grow in Arctic region. So the organisms are named differently as per their survival in the different climatic zones. और एनिमल्स का जो टेम्परेचर टॉलरेंस है उसका रेंज भी अलग अलग है. कुछ एनिमल्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस होते हैं और कुछ एनिमल्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस होते हैं. So based upon the temperature tolerance, two type of the animals depending upon the ability to tolerate variations in the temperature. Okay. So two types, one is eurythermal and this stenothermal. So eurythermal organisms, depending upon the temperature tolerance capability, organisms are categorized into two types. One is the eurythermal organisms, other one is the stenothermal organisms. So first we will go to eurythermal organisms. A few organisms can tolerate and survive in wide range of temperatures, can tolerate a wide range of temperature variations, can tolerate a wide range of temperature variations. एंड इनसाइड पॉइंट को आप मार्क कीजिए, वहां पर लिखा है फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. सो यहां पर फ्यू ऑर्गेनिजम्स आप लिख दीजिए. ज्यादातर ऑर्गेनिज्म दूसरे कैटेगरी में है जो स्टेनोथर्मल है. यूरिथर्मल में कम ऑर्गेनिजम्स है. तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आएंगे? मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स. Most mammals and bats. ज़्यादातर mammals and birds वाइड रेंज टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं. यानी कि ये 0 डिग्री या 1 डिग्री से लेकर 50-60 डिग्री तक टॉलरेट कर सकते. तो वेरी वाइड वेरिएशंस को वो टॉलरेट कर सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस को. नेक्स्ट वन इज स्टेनोथर्मल. Stenothermal organisms. Stenothermal
ऑर्गेनिजम्स। और इसमें वास्ट ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म belongs to this category. So these stenothermal organisms are restricted to a narrow range of temperatures, are restricted or live within narrow range of temperature because of their requirement of nearly constant temperature throughout the year. जैसे कि पोलर बियर, लिजर्ड्स, ऐसे सब होते हैं। ओके, तो इसमें लिखिए live within narrow range of temperature, live within narrow range of temperature variations. Or restricted to a narrow temperature range. ओके, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? पोलर बियर, लिजर्ड्स, एम्फीबियंस एंड प्लांट्स। पोलर बियर, लिजर्ड्स, एम्फीबियंस एंड प्लांट्स। Okay, so the levels of thermal tolerance, the levels of thermal tolerance, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना टॉलरेट कर सकता है, कितना तक टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकता है, कितना हायर टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, कितना लोअर टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। तो लेवल ऑफ टॉलरेंस क्या है? सो द लेवल ऑफ टॉलरेंस या thermal tolerance, levels of thermal tolerance of different species determine to large extent their geographical distribution. Okay, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, इस आधार पर उस ऑर्गेनिज्म आपके किस हिस्से में रहने की काबिल है, किस हिस्से में वो रह सकता है, वो डिटरमिन होता है। लार्ज एक्सटेंट में टेम्परेचर टॉलरेंस डिटरमिन्स द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ सरफेस। Okay, so write down this point. Yes, yeah, NCERT point है, levels of thermal tolerance of different species. NCERT point है, levels of thermal tolerance thermal tolerance of different species डिटरमिन, ए लार्ज एक्सटेंट में डिटरमिन करता है कि उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस जगह वो रह सकता है। स्पेसीज डिटरमिन to a large extent their geographical distribution. Determine their geographical distribution.
सो रिसेंट ईयर में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में डिफरेंस आएगा। क्या अफेक्ट करेगा? ग्लोबल वार्मिंग, डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ सर्फेस? यस, इसका आंसर है यस। ग्लोबल वार्मिंग होगा, जो ट्रॉपिक का जो टेम्परेचर है और ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेट रीजन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ के वहाँ पर ट्रॉपिक जैसा हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो फिर आर्कटिक रीजन की और जाएंगे। ट्रॉपिकल रीजन के ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेट जहाँ पर होगा वहाँ पर ट्रॉपिक का फीलिंग आएगा, तो ट्रॉपिक में ज़्यादा ट्रॉपिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म टेम्परेट में चले जाएंगे, इसका मतलब टेम्परेट अभी ट्रॉपिक बन गया, तो ये बदलाव, एनवायरमेंट में बदलाव आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर अफेक्ट होगा। तो विद द इंक्रीज ऑफ द, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है कि रिसेंट ईयर में ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न है, ग्रोइंग कंसर्न है। सो ग्रेजुअली एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीसीज अफेक्ट होगा क्या? ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर यस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज विल बी अफेक्टेड। सो टेम्परेचर एक मेजर कंसर्न है। So the next factor we will discuss, that is water. So water is the next abiotic factor or environmental factors. So next to temperature, water is the most important factor influencing the life of organism. Water is the most important factor. Water is the most important factor influencing the life of organisms. Next to the temperature, water is the most important factor influencing the life of organisms. So all of you know that life is originated inside the water. Life on earth originated in water and unsustainable without water. Life sustain नहीं हो सकता वाटर के बिना. Life is अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, ये एनसीईआरटी लाइन है, आप उसको फॉलो कीजिएगा. ओके. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लिमिटेड इन डेजर्ट्स, सो दैट स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर. क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज फाउंड इन डेजर्ट. यू कैन फॉलो द एनसीईआरटी लाइन्स. लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज फाउंड इन डेजर्ट. इसका अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गया है डेजर्ट में, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन वो लेस वाटर में रहने की उनका स्पेशल अडेप्टेशन होना चाहिए.
और प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन वाटर. प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, productivity and distribution of plants, productivity and distribution of plants productivity and distribution of plants also heavily dependent on water. सो प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी होता है दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस के ऊपर वो डिपेंड करता है. तो फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो वाटर अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, देन द प्रोडक्टिविटी विल बी अफेक्टेड. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स से डेजर्ट एरिया को अडेप्टेड है, कुछ प्लांट्स से मेसोफाइट से, जेरोफाइट से, हाइड्रोफाइट से. तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर. So, organisms which live in oceans, lakes and rivers, उनका वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उनका अमाउंट ऑफ वाटर इज ग्रेट देयर. ओशन में जो रहता है, रिवर में, लेक में जो रहता है, उनके तो सफिशिएंट वाटर है, लेकिन फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट. उसका केमिकल कंपोजिशन, पीएच इम्पोर्टेंट है. सो फॉर aquatic organisms quality of water is important, and that quality of water मतलब chemical composition and pH. So quality of water is important for aquatic organisms. Salt concentration that is measured as salinity in PPT form is less than 5 in inland water. सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पानी में कितना होगा या उसका सैलिनिटी कितना होगा, उसको सैलिनिटी मेजर किया जाता है, मेजर सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 पीपीटी. सो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेजर एज सैलिनिटी salt concentration measured as salinity in parts per 1000 in parts per 1000 that is PPT. उसका जो मेजर है सो उसका लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स मतलब फ्रेश वाटर. So less than 5 in inland water, जो कि लैंड के अंदर है, इसका मतलब फ्रेश वाटर बॉडीज. 30 to 35 इन द सी, ये पीपीटी 30 to 35 इन द सी, समुंदर में 30 से 35 है.
or more than 100 in some hypersaline lagoons. More than 100 in some hypersaline lagoons. सो कितना सैलिनिटी एक ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है, उस बेसिस पर भी दो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। जैसे टेम्परेचर के बेसिस पर टेम्परेचर टॉलरेंस पर दो काइंड है, दैट इज यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यहाँ पर भी सैलिनिटी टॉलरेंस के ऊपर बेस करके भी टू कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिसाइड किया गया है। तो एक है यूरी हालाइन ऑर्गेनिजम्स, अनदर इज स्टेनो हालाइन ऑर्गेनिजम्स। यूरी हालाइन organisms which can tolerate a wide range of salinities. Organisms which can tolerate a wide range of salinity called यूरी हालाइन organisms, called as यूरी हालाइन organisms. सो यहाँ पर सम वर्ड लगा दीजिए, सम ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म यूरी हालाइन है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म स्टेनो हालाइन है। ठीक है, and others are restricted to a narrow range. Other organisms are restricted to a narrow range of salinity called stenohaline. Called stenohaline. Called stenohaline organisms. Okay. Many freshwater animals cannot live for long in sea water, and vice versa because of the osmotic problems they would face. You can follow the NCERT page number 222, फर्स्ट पैराग्राफ, आई मीन वाटर की जो पैराग्राफ है उसका लास्ट टू लाइन आप स्टडी कीजिए। बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल है, बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल है, उनको अगर हम सी वाटर में ले जाएंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। सी वाटर एनिमल्स को अगर हम फ्रेश वाटर में ले आएंगे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी दोनों कंडीशन में दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। तो जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो होती है वो उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिजम्स विल डाई। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर एज ए मेजर अबायोटिक फैक्टर और मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर।